So what we are going to do today, we are going to solve some typical MCQs from our yesterday's टेस्ट. तो yesterday का जो टेस्ट पेपर है ग्रुप पे डाल दिया है, उसमें से कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना. ठीक है? यस और नो गाइस? आपको कल मैंने सॉल्यूशन भी भेजा है. हैव यू गॉन थ्रू द सॉल्यूशन? गाइस सॉल्यूशन देखा क्या? सॉल्यूशन देख लिया नहीं देखा? अरे सॉल्यूशन देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? आई एम आस्किंग यू गाइस, आप लोगों ने सॉल्यूशन देखा कि नहीं देखा? हैव यू हैड टाइम टू लुक आफ्टर द सॉल्यूशन? नहीं मिला टाइम. कोई कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब देखा ही नहीं है. देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिख देता हूं आपके लिए. 0.5 मोल BaCl2 is mixed with BaCl2 is mixed with कितना कितना 0.2 moles of Na3PO4 twice. Okay, Na3PO4 ऐसा ही कहा है उन्होंने. Then maximum number of moles of Ba3PO4 twice. Then maximum number of moles of Ba3PO4 twice in or that can be formed. That can be formed are ऑप्शन ए. ऑप्शन ए क्या दिया है? देखो जरा ऑप्शन ए क्या दिया है. गाइस डू चेक ऑप्शन ए क्या दिया है. 0.7 दिया है. ऑप्शन बी क्या दिया है? 0.5. ऑप्शन सी क्या दिया है? 0.3. ऑप्शन डी क्या दिया है? 0.1. ठीक है, सॉल्व करना इजी था. जस्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन BaCl2 एंड Na3PO4 के बीच की लिखनी थी. सो बैलेंस इक्वेशन इज क्या है? क्या है? 3 मोल्स ऑफ NaCl बनेंगे, लेकिन BaCl2 का क्या? Ba3PO4 ट्वाइस बनाना है ना. तो Ba3PO4 ट्वाइस बनाना है, मतलब Ba3PO4 ट्वाइस बनने के लिए 2 मोल्स ऑफ BaCl2 लेने पड़ेंगे. 2 मोल्स ऑफ BaCl2 बराबर या 3 मोल्स ऑफ BaCl2. 3 है ना Ba, तो 3 मोल्स ऑफ BaCl2 लेने पड़ेंगे. अगर 3 मोल्स ऑफ BaCl2 ले लिए, 3 मोल्स ऑफ BaCl2 ले लिए तो क्या होगा? 3 टू द 6. तो 3 टू द 6 मतलब 6 NaCl बनेंगे. 3 टू द 6 मतलब 6 NaCl बनेंगे. 6 NaCl बनने के लिए यहाँ पे कितने? यहाँ पे तो Na3PO4 में 3 ही है, यहाँ पे 6 सोडियम है, यहाँ पे 3 ही सोडियम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड सो दैट PO4 यूनिट भी 2 बार आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 बार है. ये बैलेंस इक्वेशन है आपका. यस और नो गाइस? करेक्ट? कैसे बैलेंस किया पता चला गाइस? हैव यू गॉट दिस? आई एम आस्किंग एवरीवन. अरे ये समझ में आया सबको कैसे बैलेंस किया? अरे ये समझ में आया सबको कैसे बैलेंस किया? गाइस आर यू देयर? फटाफट आंसर करो रे. आदित्य, आर्य, दिशा, गौरव, हर्ष, करण, कौस्तुभ, मोहित, समर्थ, सार्थक, शामवी, शिवतेज, श्रेयस, स्वराज, फटाफट आंसर करो. तनय समझ में आया कैसे बैलेंस किया?
गाइस समझ में आया कैसे बैलेंस किया? यस यस सर। सर। तो कितनी बार पूछना पड़ेगा एक ही चीज? हाँ ना बोल दो फटाफट। कितने मोल्स है बैलेंस में? 3 मोल्स BaCl2 के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 6 मोल इसके देंगे, 1 मोल इसका देंगे, तो 0.5 मोल्स जो है उनके लिए 2.4 मोल चाहिए होंगे, तो 0.2 मोल ही है। 2 मोल के लिए 3 मोल, 0.2 के लिए कितना? अब 0.2 मोल ही है ना, और इसके 2 मोल, इसके 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो इजी है। अब इसके 0.5 मोल के लिए, इसके 0.5 मोल के लिए इसके कितने मोल्स होने चाहिए थे? इसके 0.5 मोल के लिए इसके 2.5 मोल्स होने चाहिए थे। इसके 0.5 मोल के लिए इसके कितने मोल्स होने चाहिए थे? 0.5 मोल के लिए 0.25 मोल्स होने चाहिए थे। तो इसके जो मोल्स है, इसके जो मोल्स है एंड इसके 0.2 मोल्स के लिए इसके कितने होने चाहिए थे? इसके 0.2 मोल्स के लिए इसके कंपैरिजन करो तो 0.6 मोल्स होने चाहिए थे। तो देखो जरा यहाँ पे लिमिटिंग कौन सा है एंड एक्सेस कौन सा है? लिमिटिंग कौन सा एंड एक्सेस कौन सा है? फटाफट देखो, लिमिटिंग कौन सा है, एक्सेस कौन सा है? लिमिटिंग कौन सा, एक्सेस कौन सा है? देखो ये 0.2 पूरा के पूरा रिएक्ट होगा ना, चाहिए थे 0.25, इसके 3 के लिए 2 मोल्स, तो 0.5 के लिए कितने? 3 के लिए 2, मतलब 3 मोल्स के लिए 2, मतलब जरा देखो 3 मोल्स के लिए 2 मोल, तो आप ध्यान दो 0.5 के लिए कितना? 2 मोल इंटू 0.5 करो रे जरा, y3 1/3, 1/3 ना, 1/3 आया ना गाइस? कितना आया रे? बराबर है ना? 0.5 इंटू 2, 2 मोल, 1/3, 1/3 यानी कि कितना? 0.33, इतने चाहिए थे। तो इसके 3 मोल के लिए 2, मतलब 0.5 के लिए 0.33 मोल्स इसके होने चाहिए थे, लेकिन 0.2 ही है, 0.2 ही है, तो इसके मोल्स कम है। किसके मोल्स कम है? Na3PO4 के। रिक्वायर्ड 0.5 मोल के लिए 0.33 है, लेकिन है तो 0.2 ही दिए हुए, तो इसके मोल्स कम है। ये पूरा की पूरा रिएक्ट होगा और रिएक्शन स्टॉप होगी, ये पूरा की पूरा रिएक्ट होगा, रिएक्शन स्टॉप होगी, तो ये लिमिटिंग है। कम किसकी अमाउंट दी है? कम किसकी अमाउंट दी है? समझ में आया? Na3PO4 ट्वाइस की, Na3PO4 की। गाइस कुछ समझ में आ रहा है? अरे बघा, जर बॅलन्स केमिकल इक्वेशन च्या अकॉर्डिंग याच्या 3 मोल्स साठी याचे 2 मोल्स रिक्वायर्ड आहे, दिलेत किती याचे? 0.5 मोल्स, याचे 0.5 मोल्स कंप्लीट रिएक्ट होण्यासाठी किती पाहिजे? याचे 0.5 मोल्स कंप्लीट रिएक्ट होण्यासाठी अकॉर्डिंग टू कॅल्क्युलेशन 3 साठी 2 पाहिजे, 0.5 मोल्स साठी किती पाहिजे? 0.33, दिलेत किती? रिक्वायर्ड आहे 0.33, दिलेत किती? 0.2, म्हणजे 0.33 हवे होते, दिलेत 0.2, मग 0.2 काय होणार? जेवढे आहेत तेवढे कम्प्लिटली रिएक्ट होतील, म्हणजे हा लिमिटिंग आहे। याचे मोल्स एवढे पाहिजे होते, एवढेच मिळालेत आपल्याला, एवढे हवे होते आपण कॅल्क्युलेट करून काढलेत आणि एवढेच इथे दिलेत, म्हणजे हा लिमिटिंग आहे, कारण याचे मोल्स कमी दिलेत, मग हा रिएक्ट होईल आणि याच्यापासूनच काय जेवढं बनायचं तेवढं प्रॉडक्ट बनेल, याच्यावर नाही ठरवायचं, याच्यापासून ठरवायचं की किती प्रॉडक्ट बनेल। लिमिटिंग जो आहे तो कम्प्लिटली रिएक्ट होऊन रिएक्शन स्टॉप होते, मग लिमिटिंगच्या अकॉर्डिंग ठरवायचं की काय कुणाचे मोल्स, प्रॉडक्टचे मोल्स किती बनतील, ते कशावरून ठरवायचं? लिमिटिंग रिएक्टंटवरनं। मग Na3PO4 हा जो आहे तो लिमिटिंग आहे, कळालं का सगळ्यांना? गाईज कळालंय का? अरे कळालंय का सगळ्यांना? आई एम आस्किंग एवरीवन, गाइस हैव यू गॉट दिस की ये लिमिटिंग है? तो इसके 2 मोल से यहाँ पे लिख देता हूं, देयरफॉर ओनली 0.2 मोल्स ऑफ Na3PO4 are given, therefore Na3PO4, बट यहाँ पे लिख देता हूं 0.33 आर रिक्वायर्ड, 0.33 आर रिक्वायर्ड। कितने रिक्वायर्ड है? 0.33, देयरफॉर अगर 0.33 रिक्वायर्ड है, दिए तो 0.2 ही है, रिक्वायर्ड है 0.33, इसका मतलब क्या? 0.2 ही दिए है, रिक्वायर्ड है 0.33, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब Na3PO4 इज लिमिटिंग,
Na3PO4 इज लिमिटिंग। Na3PO4 क्या है? लिमिटिंग है। Na3PO4 क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है? लिमिटिंग। देयरफॉर इट विल डिसाइड प्रोडक्ट या फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। एंड देयरफॉर if 2 mole Na3PO4 gives 1 mole Ba3PO4 twice, therefore अगर 2 मोल 1 मोल दे रहे हैं तो कितने 0.2 मोल कितने देंगे? 0.2 अगर एक दे रहा है 0.2 क्या देगा? 0.1 मोल किसका? Ba3PO4 का। तो ज्यादा से ज्यादा 0.1 मोल Ba3PO4 का फॉर्म होगा। 0.1 आंसर है क्या? है ना, ऑप्शन डी। समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया? समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया? एवरीवन समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया? समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया? गाइस कुछ समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया? यस सर। कर लो स्क्रीनशॉट, चलो। कर लो स्क्रीनशॉट गाइस, इतना टाइम मत लो। पहले मैंने लिमिटिंग डिसाइड किया, कौन सा लिमिटिंग है, फिर डिसाइड किया कि लिमिटिंग ही प्रोडक्ट बनाएगा, लिमिटिंग के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएक्ट होके खत्म हो गया तो आगे प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। सो लिमिटिंग विल डिसाइड, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। यस और नो? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है Na3PO4, उसका प्रोडक्ट के साथ रिलेशन कंसीडर किया, 2 मोल्स गिव्स 1 मोल, तो 0.2 कितने देंगे? 0.1। समझ में आया सबको? गाइस सबको समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं गाइस? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ना बोलो। यस सर। हाँ तो सर। आपको डिसाइड करना होता है ऐसी रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, ये प्रेडिक्ट करने के लिए रिएक्टेंट एंड दोनों रिएक्टेंट के मोल्स दिए हो तो आपको डिसाइड करना होता है दोनों में से लिमिटिंग कौन है, दोनों में से लिमिटिंग कौन है, दोनों में से लिमिटिंग कौन है, ये डिसाइड करने के बाद ही, दोनों में से लिमिटिंग कौन है ये डिसाइड करने के बाद ही उसी के अकॉर्डिंग क्या करो, उसका प्रोडक्ट के साथ रिलेशन, स्टैंडर्ड रिलेशन देख के उस लिमिटिंग की जितनी अमाउंट दी है उससे कितना बनेगा, स्टैंडर्ड रिलेशन देख के गिवन अमाउंट से कितना प्रोडक्ट बन सकता है ये प्रेडिक्ट करो। सो लिमिटिंग पहले फाइंड आउट करो, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट फाइंड आउट करो इस टाइप की रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अब ये रब कर देता हूं, दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई नो कि बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ तो एमसीक्यूज आज ये टाइप के ले लेंगे तो दैट हम लोग कल से अलग टॉपिक की तरफ मूव कर सके, कल से अलग टॉपिक। देखो जरा क्या क्वेश्चन है। क्या दिया है? अब ये थोड़ा ट्रिकी था। फॉलोइंग कंपोजिशंस ऑफ वॉशिंग सोडा सैंपल, फॉलोइंग आर compositions of washing soda sample। substance, molecular weight, mass percentage दिए हैं। Na2CO3 उसका वेट दिया है ग्राम पर मोल में ही है,
मास परसेंट दिया है, फटाफट। NaHCO3 उसका वेट दिया है, उसका परसेंट दिया है 8.4 एंड HCl दिया है 58.5, उसका वेट है, HCl नहीं NaCl दिया है एंड उसका परसेंट दिया है। पूछा क्या है, ठीक से पढ़ते तो आ जाता। कंप्लीट रिएक्शन विद एक्सेस HCl, ऑन कंप्लीट reaction with excess HCl, 1 kilogram of washing soda और washing soda कितना देगा, will evolve, क्या क्या इवॉल्व करेगा, 9 मोल ऑफ CO2, 16 मोल ऑफ CO2, C 17 मोल ऑफ CO2, कि D कितना 18 मोल ऑफ CO2। एकदम इजी है ना, एकदम इजी है आई थिंक, एकदम एकदम कहो तो एकदम इजी है। कैसे, रिएक्शन लिखो किसकी, हर एक की रिएक्शन लिखो एंड देखो कि इसका 1 मोल, इसका 1 मोल क्या देता है। देखो, राइटिंग बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, ईच कंपोनेंट कहता हूं, ईच कंपोनेंट ऑफ वॉशिंग सोडा विद HCl, HCl के साथ हर एक कंपोनेंट की Na2CO3 जब रिएक्ट होगा, कितना HCl के साथ रिएक्ट होगा, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट होगा, इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट होगा, बराबर। एंड क्या देगा, किसके HCl के 2 मोल के साथ रिएक्ट होगा एंड क्या देगा, ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस H2O, एक ऑक्सीजन H प्लस के साथ H2O एंड एक CO2, तो एक Na2CO3 से 1 मोल CO2 मिलता है। दूसरा NaHCO3 का 1 ही मोल रिएक्ट होगा HCl के साथ, लेकिन आपको लगेगा कैसे, यहाँ पे ऑलरेडी HCO3 में H प्लस अवेलेबल है, ये H एंड ये H, 2 H एक ऑक्सीजन के साथ क्या बना देंगे, ये बना देंगे वाटर, बाकी का CO3 का 1 ऑक्सीजन एंड 2 कार्बन, तो 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन CO2 के फॉर्म में एंड 1 NaCl बनेगा, तो इससे भी 1 मोल ही मिलता है, इससे भी 1 मोल ही बनता है। तो अब आपको जो दिया है, आपको दिया है कितना, 84.8%, 84.8% ऑफ Na2CO3, मतलब 848 ग्राम, बराबर 8.4% ऑफ NaHCO3, मतलब आप ले सकते हो कितना, हम लोग 1 किलोग्राम करने वाले हैं वेट, इसलिए हम लोग के Na2CO3 100 ग्राम में 84.8 ग्राम है, तो 1000 में कितना होगा, चाहिए तो लिख के देता हूं, 84.8 ग्राम in 100 ग्राम, therefore in 1000 ग्राम यानी कि
1 kg में कितना होगा, अकॉर्डिंग टू परसेंट 1 kg में कितना होगा, 848 ग्राम Na2CO3 होगा। वैसे ही 8.4% ऑफ NaHCO3 मतलब 8.4 ग्राम इन 100 ग्राम, इतना 100 ग्राम में होगा। देयरफॉर इन 1000 ग्राम कितना होगा, इन 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम 84 ग्राम NaHCO3 होगा, बराबर। एंड NaCl कितना, NaCl कितना होगा 6.8% NaCl is equal to 6.8 ग्राम NaCl in 100 ग्राम, in 100 ग्राम। Therefore in 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम कितना होगा, 68 ग्राम NaCl होगा। अब इन वेट्स की आप लोग क्या करो, कॉम्बिनेशन करो तो 1000 ग्राम आ जाता है। आपको दिया था परसेंट यानी कि आउट ऑफ 100 कितना है, उसका ही प्रोपोर्शन लेके, अगर 100 में 84.8 है तो 1000 में कितना होगा 848, अगर 100 में 8.4 ग्राम है तो 1000 में कितना होगा 84, अगर 100 में 6.8% यानी कि 6.8 ग्राम है तो 1000 में कितना होगा 68 ग्राम। ऐसा करके आप लोगों ने इनके अमाउंट्स किसमें ले ली, पर 1000 ग्राम कन्वर्ट कर ली। तो आपको अब 1000 ग्राम सैंपल यानी कि 1 किलोग्राम सैंपल ऑफ वॉशिंग सोडा में ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, पता चला। समझ में आया, आप लोगों ने परसेंटेज से 1000 ग्राम में हर एक कंपोनेंट की अमाउंट कितनी है ये निकाला, 1000 ग्राम में कितनी है ये निकाला। समझ में आया, 1000 ग्राम में कितनी ये निकाला। समझ में आया गाइस, आई एम टॉकिंग टू यू, कुछ समझ में आया कि नहीं। 1000 ग्राम में कितनी अमाउंट है ये आपने क्या किया, प्रेडिक्ट किया। आर यू गेटिंग मी गाइस, 1000 ग्राम में कितना अमाउंट है ये प्रेडिक्ट किया। गाइस आर यू गेटिंग मी, 1000 ग्राम में कितनी अमाउंट है ये प्रेडिक्ट किया। अरे यहां तक समझ में आया हो तो हाँ ना बोलो। हाँ सर। तो अब ये देखो कि वेट तो 106 है, मतलब 1 मोल Na2CO3 का यानी कि 106 ग्राम 1 मोल CO2 का देता है, लेकिन 1000 ग्राम में अमाउंट कितनी है, 1000 ग्राम में 848 अमाउंट है ना, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट की कितनी अमाउंट कितने टाइम्स है, मॉलिक्यूलर वेट की ये अमाउंट कितनी टाइम्स है, मॉलिक्यूलर वेट की ये अमाउंट कितनी टाइम्स है, देखो जरा 848 हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 106 सर 8 टाइम्स। हाँ 8 टाइम्स। तो आपका 1 मोल यानी कि 106 ग्राम, तो 848 यानी कि कितना कितना मोल, 1 मोल यानी कि 106 ग्राम, तो 848 ग्राम इतना Na2CO3 मतलब कितने मोल्स, 8 मोल्स, बराबर। तो आपको इतनी अमाउंट Na2CO3 की 1000 किलोग्राम में दी है, तो 1000 किलोग्राम में इतनी अमाउंट प्रेजेंट है, मतलब 8 मोल्स प्रेजेंट है किसके, Na2CO3 के। 1 मोल अगर 1 मोल CO2 देता है तो इतने ग्राम यानी कि 8 मोल Na2CO3 के कितने देंगे, 1 मोल 1 देता है तो इतना ग्राम यानी कि 8 मोल्स है, तो वो कितना देगा 8 मोल्स ऑफ CO2 देगा। तो इतनी अमाउंट यानी कि 8 मोल्स ऑफ Na2CO3 विल गिव 1:1 प्रोपोर्शन है, तो इतनी अमाउंट यानी कि 8 मोल है, तो 8 मोल कितना देगा 8 ही देगा। तो 8 मोल CO2 कहां से आएंगे, इस Na2CO3 की इतनी अमाउंट से 8 मोल CO2 आएंगे। एंड इसका कितना है 84 यस और नो, 1 मोल ऑफ NaCO3 यानी कि 84, उतनी अमाउंट है 84 ग्राम, 84 यानी कि सेम अमाउंट है, यानी कि आपको दिया गया अमाउंट भी 84 ग्राम ही है, यानी कि 1 मोल ऑफ NaCO3 इज गिवन टू यू। तो 1 मोल NaCO3 का कितना देगा 1:1 1 ही देगा। तो 1 मोल NaCO3 के कारण 1 मोल CO2 आएगा, लेकिन इतनी Na2CO3 के कारण NaHCO3 के 1 मोल यानी कि 84 ग्राम के कारण 1 ही मोल आएगा, लेकिन Na2CO3 की कितनी है 848 यानी कि 8 मोल्स है, उससे 8 आएंगे, टोटल 9 मोल्स आने चाहिए। सॉल्व करके दिखाता हूँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लो, अमाउंट्स पता चली है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लो, सॉल्व करके दिखाता हूँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लो डन फटाफट। सर। हो गया, हो गया सबका, हो गया सर। अब देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, एकदम सिंपलिस्टिक तरीके से सॉल्व करना है। हम लोगों ने 1000 ग्राम में हर एक कंपोनेंट की अमाउंट कितनी होगी ये देख लिया है, 1000 ग्राम में हर एक कंपोनेंट की अमाउंट कितनी होगी ये देख लिया है।
तो अब क्या, Na2CO3 plus twice of HCl gives NaCl plus 2H2O plus CO2, यानी कि 1 मोल से मिलता है 1 मोल। तो 1 मोल का मास आया 1 टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट, उससे मिलता है 1 मोल CO2। 1 टाइम मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 1 टाइम 106 ग्राम, उससे मिलता है 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 बराबर, यानी कि 106 ग्राम Na2CO3, इट मीन्स 1 मोल Na2CO3 gives 1 मोल CO2। तो 848 ग्राम Na2CO3 कितना देगा, 848 ग्राम Na2CO3 देगा 848 अपॉन 106 इंटू 1 मोल CO2। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8 इंटू 1 मोल CO2, यानी कि इससे आएंगे 8 मोल CO2। समझ में आया, इतने ग्राम से 8 मोल CO2 आएंगे। समझ में आया। NaHCO3 एक ही मोल HCl के साथ रिएक्ट होके NaCl H2O एंड कितना, एक ही CO2 का मोल देता है। तो इसका 1 मोल भी 1 मोल CO2 ही देता है, इसका 1 मोल भी 1 मोल CO2 ही देता है। अब इसका 1 मोल यानी कि 1 टाइम, इसका 1 मोल यानी कि 1 टाइम मॉलिक्यूलर वेट, इतने ग्राम्स कितना देता है 1 मोल CO2। 1 टाइम मॉलिक्यूलर वेट इतना ग्राम यानी कि 84 ग्राम, इतना देता है 1 मोल CO2। तो 84 ग्राम ही है ना, 84 ग्राम यही गिवन है, देता है 1 मोल CO2। तो टोटल CO2 कितने आ गए, टोटल CO2 कितने आ गए, इससे मिलने वाला 1 मोल CO2, इनसे मिलने वाले 8 CO2, टोटल CO2 के मोल्स कितने आ गए। यहाँ पे ये रब कर देता हूँ, नीचे सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, गिवन देयरफॉर टोटल मोल ऑफ CO2 कितने आ गए, 8 मोल कहां से आए, इससे 1 मोल कहां से आया, यहां से, इतने Na2CO3 ने 8 मोल दे दिए, इसकी NaHCO3 की रिएक्शन से 1 मोल मिला। 848 ग्राम ऑफ Na2CO3 का HCl के साथ रिएक्शन होके 8 मोल्स मिले। 84 ग्राम NaHCO3 का रिएक्शन होके 1 मोल मिला। 8 प्लस 1 टोटल कितने, 9 है क्या ऑप्शन है ना, टोटल 9 मोल CO2 प्रोड्यूस होंगे। अभी व्हाट द आंसर, समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया, समझ में आया कैसे सॉल्व किया, समझ में आया कैसे सॉल्व किया, हाँ सर। सबको समझा गाइस, सबको समझा। क्या किया मैंने, परसेंटेज जो दिए है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग 1000 ग्राम में हर एक कंपोनेंट का मास, 1000 ग्राम में हर एक कंपोनेंट का मास कितना होगा ये निकाला। 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम में, क्यों 1 किलोग्राम में, क्यों यहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा बोला है ना, 1 किलोग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा में परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये निकाला। क्यों, मुझे 1 किलोग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा का एक्सेस ऑफ HCl के साथ रिएक्शन बोला है। 1 किलोग्राम वॉशिंग सोडा में ये 3 कंपोनेंट है, तो 1 किलोग्राम में अकॉर्डिंग टू परसेंटेज 84.8 परसेंटेज के अकॉर्डिंग Na2CO3 कितना होगा, 848, 8.4 इतने परसेंटेज के अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम में 84 होगा। एंड 6.8 इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग 68, 1 किलोग्राम में 68 ग्राम किसका होगा, NaCl का। NaCl तो रिएक्ट होगा नहीं, ये दोनों ही बेसिक है, ये दोनों ही रिएक्ट होंगे, तो इसके 848 ग्राम रिएक्ट होने वाले हैं, क्योंकि 100 ग्राम सैंपल नहीं है, 1000 ग्राम सैंपल है। तो 1000 ग्राम के लिए इनके वेट्स निकाले मैंने, इसका आया 848, इसका आया 84। तो मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग एंड बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल Na2CO3 यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इतना Na2CO3 यानी कि 106 ग्राम कितना देता है,
1 मोल ऑफ CO2 देता है। हमारे पास तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम वॉशिंग सोडा में 848 ग्राम Na2CO3 है, तो 106 ग्राम 1 मोल देता है। हमारे पास है 1 किलोग्राम सैंपल में इतना Na2CO3, वो कितना देगा? 8 मोल देगा। NaCO3 अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन 1 मोल NaCO3 यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इतना NaCO3 1 मोल CO2 देता है। मॉलिक्यूलर वेट इतना NaCO3 यानी कि 84 ग्राम 84 ग्राम देता है 1 मोल CO2। हमारे पास 1 किलोग्राम सैंपल में वॉशिंग सोडा के NaCO3 कितना है? 8.4% यानी कि 84 ग्राम दिया भी 84 ग्राम है, एंड बैलेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग भी 84 ग्राम 1 मोल दे रहा है, तो अपना गिवन 84 ग्राम कितना देगा? 1 मोल CO2। तो इसके कारण आएगा 1 मोल CO2, इसके कारण आएगा 8 मोल CO2। टोटल इन दोनों के कारण कितना CO2 आएगा? 9 मोल CO2। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? परसेंटेज क्यों दिए थे? आपको पता चले कि 1 किलोग्राम में आप कैलकुलेट करो कि 1 किलोग्राम में Na2CO3 कितना होगा, एंड 1 किलोग्राम में NaCO3 कितना होगा, कितना होगा NaCO3 एंड Na2CO3 1 किलोग्राम में, वो निकालो। गिवन बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितना मोल Na2CO3 देता है, तो अपने पास जितना Na2CO3 है वो कितना देगा CO2, अपने पास जितना NaCO3 है वो कितना देगा CO2, ये निकाल सको, इसलिए परसेंटेज दिए थे। समझ में आया? समझ में आया कैसे सॉल्व किया? गाइस समझ में आया कि नहीं? करो स्क्रीनशॉट, चलो करो स्क्रीनशॉट, चलो फटाफट। डू टेक द स्क्रीनशॉट, डू टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया सर। हो गया? सबका हो गया? चलो सर ये रहा लेता हूं। और एक प्रॉब्लम जो है, और एक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। आगे का एकदम इजी था रे, थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड भी होगा फोर्थ भी होगा शायद, रब कर देता हूं। चलो देखो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, थर्ड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, ये कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 40 होगा कि 60 होगा कि 8 होगा कि 10? देखो सॉल्व करना इजी है, सॉल्व करना इजी है। मोलार मास ऑफ NaOH कितना है? मोलार मास ऑफ NaOH क्या होगा? 1 टाइम एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम प्लस 1 टाइम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 टाइम एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। कर लो, 1 into 23 ग्राम प्लस ये 1 into 16 प्लस ये 1 into 1, टोटल मास आएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि 40 ग्राम। कितना आएगा? 40 ग्राम। कितना आएगा? 40 ग्राम। उसमें से 1 मोल, therefore 1 मोल NaOH is equal to 40 ग्राम। इसमें कितना होता है? कंटेन्स 1 मोल ऑक्सीजन एटम यानी कि 16 ग्राम। therefore percentage of oxygen is equal to 60 upon 40 into 100। ग्राम ग्राम कैंसल, 1600 upon 40 कैंसल, 160 upon 4 यानी कि 40 है क्या? 40% आ गया। 40% समझ में आ गया गाइस? कैसे सॉल्व किया? समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया? आंसर इज ऑप्शन ए। गाइस हैव यू गॉट दिस? समझ में आया गाइस? सबको समझ में आया कि नहीं? आदित्य, आदित्य, आर्य, दिशा, गौरव, Yes, चांदी, sir. यस सर। तेज, कुछ समझ में आया? यस सर। सार्थक, Yes, sir. यस सर स्वराज, स्वस्तिक, तनय, करण, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर क्या निकाला? मोलार मास निकाला। आउट ऑफ 40 ग्राम कितना ग्राम ऑक्सीजन है? 16। टोटल मास है 1 मोल का यानी कि मोलार मास 40। उसमें से 16 ग्राम किसका है? ऑक्सीजन का। 16 अपॉन 14
इंटू 100 करके आंसर कितना आया 16/40 इंटू 100 करके आंसर आया 160/4 यानी कि 40%। ठीक है, करो स्क्रीनशॉट इसका, चलो फटाफट करो स्क्रीनशॉट इसका, चलो करो फटाफट। हो गया? हो गया सर। ओके, तो अब देखो फोर्थ तो एकदम इजी है, फोर्थ सॉल्व करते हैं, एकदम इजी है फोर्थ। ऐसे इजी प्रॉब्लम भी थे रे अपनी टेस्ट में, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम थे, कुछ इजी प्रॉब्लम थे, मार्क्स कम नहीं आने चाहिए थे। अराउंड कौन बोल रहा है यूरिया का फॉर्मूला क्या है? हो गया है अपना, एक बार बताता हूं। NH2 C डबल बॉन्ड हो, NH2 C डबल बॉन्ड हो, C कार्बन, उसका ऊपर ऑक्सीजन के साथ या नीचे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और कार्बन के दोनों साइड को NH2 लेफ्ट को भी NH2 राइट को भी NH2। ये फॉर्मूला है। किसने पूछा यूरिया का फॉर्मूला, उसको बोल दो। फोर्थ क्वेश्चन है, a gaseous hydrocarbon, a gaseous hydrocarbon upon combustion of 0.72 gram H2O and 3.08 gram of CO2 give upon combustion क्या, give upon combustion क्या, 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2 इतना देता है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इतनी डेटा से इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दी हाइड्रोकार्बन निकालना है। ऑप्शंस आर C2H4, C3H4, D C6H6 है क्या, H5, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो रूल्ड आउट है, फॉर्मूला इनकरेक्ट है। मुझे पूछो तो ये रूल्ड आउट है, फॉर्मूला इनकरेक्ट है। C7H8, ये भी फॉर्मूला थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो ये दो फॉर्मूले तो एक्चुअल पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड के लिए फिट नहीं होते। तो आपको एक्चुअली ए एंड बी में से ही चूज करना था, ए एंड बी में से ही चूज करना था, फिर भी सॉल्व करके दिखा था। 0.72 ग्राम ऑफ H2 दिया है एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2 दिया है, तो सॉल्व करना इजी है। मोलार मासेस निकालो ना। वाटर का मोलार मास कितना होता है, वाटर का मोलार मास कितना होता है भाई? 18 ग्राम। हाँ, 18 ग्राम सर। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन है मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के मोल्स निकालेंगे। तो वाटर का मोलार मास क्या है, वाटर का मोलार मास 18 ग्राम होता है। तो 1 मोल H2O में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स के हैं एज पर बैलेंस इक्वेशन। 1 मोल H2O यानी कि 18 ग्राम H2O, मॉलिक्यूलर वेट इतने H2O, इनमें कितने होंगे, इनमें कितने, इनमें कितने, इतने ही होंगे 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स के। तो अगर 18 ग्राम वाटर में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं, ये स्टैंडर्ड रिलेशन है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ H2O। तो 0.72 ग्राम में कितने होंगे, देयरफॉर 0.72 ग्राम H2O विल बी कितना होगा, कितना होगा, कैलकुलेशन करते हैं ना। 0.72 ग्राम H2O इज इक्वल टू 0.72 ग्राम H2O इंटू 2 मोल हाइड्रोजन अपॉन 18 ग्राम H2O, कैंसल, कितना आएगा, कितना आएगा, 18 फोर दार 72। तो 18 फोर दार 72 मतलब कितना, 0.04 इंटू 2 मोल आएंगे 0.08 मोल हाइड्रोजन, इतना आएगा। करेक्ट है, मैंने लिखा हुआ करेक्ट है। तो अब ये मैंने स्टैंडर्ड रिलेशन
1 मोल H2 यानी कि 18 ग्राम ऑफ H2, उसमें 2 मोल हाइड्रोजन होते हैं। ये स्टैंडर्ड रिलेशन यूज करके 0.72 ग्राम H2 में कितने होंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन अमाउंट में, जो कंबशन के बाद लिबरेट हुई है उसमें कितने होंगे 0.08 या 0.08 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये निकाला। अब मुझे वैसा ही CO2 का करके कार्बन निकालना है। तो स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है, 1 मोल CO2 में कितना 1 मोल कार्बन एटम का होता है एज पर बैलेंस रिलेशन। 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन एटम का होता है। तो अब 1 मोल CO2 यानी कि मॉलिक्यूलर वेट यानी कि कितना 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इतना CO2, उसमें 1 मोल कार्बन होगा। अपने पास कितना है 3.08 ग्राम CO2, उसमें कितना होगा वही करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर 3.08 ग्राम CO2 में कितना होगा 1 मोल कार्बन इंटू 3.08 ग्राम CO2 अपॉन 44 ग्राम CO2 कैंसल। चलो जरा देखो कितना होगा। तो अब देखो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अब ग्राम में करेंगे, ग्राम में किसमें कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। एक्चुअली ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने की जगह पे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने की जगह पे क्या, ठीक है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाले तो भी चलेगा, डोंट वरी। ये हाइड्रोजन का जितना मोल है, हाइड्रोजन एटम का जितना मोल है उतना ही हाइड्रोजन का ग्राम होगा, जितना हाइड्रोजन का मोल है उतना ही हाइड्रोजन का ग्राम होगा, यस और नो। तो ये आंसर कितना आता है, ये आंसर कितना आएगा 3.08 में कितना होगा 3.08 में कितना 44 में 1 मोल, तो 3.08 में कितना, कौन करेगा कैलकुलेशन जरा बताओ, कैलकुलेशन करके कितना मोल होगा डायरेक्टली निकालो, आ सकता है एकदम इजी है रे। मुझे लगेगा 0.0 ही समथिंग होगा, मुझे लगता है 0.0 समथिंग। आया किसी को, किसी को आया क्या 3.08 है ना, उसको डिवाइड करो रे 44 से जल्दी, 7 वगैरह, हाँ 0.07 आ गए, यस करेक्ट है, तो 0.07 मोल्स आ गए। तो हमारे पास जो लिबरेट हुआ CO2 उसमें 0.07 मोल किसके हैं कार्बन के, तो हम लोगों को कार्बन एंड हाइड्रोजन के मोल का रेशियो मिल गया ना। देयरफॉर रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन कितना आ गया, कार्बन टू हाइड्रोजन के मोल्स का रेशियो कितना आ गया 0.07:0.08। इसको ही होल नंबर में कन्वर्ट करो तो 78 आता है, इसको ही होल नंबर में कन्वर्ट करो तो 78 आता है, यस गाइस। इसको ही होल नंबर में कन्वर्ट करो तो कितना आता है, इसको ही होल नंबर में कन्वर्ट करो तो कितना आता है फटाफट, इसको ही होल नंबर में कन्वर्ट करो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो, 7:8 आएगा, हाँ सर 7:8 आएगा। तो 7:8 वोल नंबर रेशियो आ गया, वोल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स, वोल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ C:H इज इक्वल टू 7:8। तो C के 7, A के H के 8, तो फॉर्मूला क्या, देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है, C के करस्पॉन्डिंग 7 मोल्स, हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग 8 मोल्स देने पड़ेंगे, तो ये आंसर आ सकता है। समझ में आया, समझ में आया कैसे निकाला, समझ में आया कैसे निकाला गाइस, समझ में आया कैसे निकाला, यस सर सबको समझ में आया, आई एम आस्किंग एवरीवन नाउ, सबको समझ में आया, शामवी समझ में आया। 1 मोल H2 यानी कि 2 मोल H2 यानी कि 18 ग्राम में इतने मोल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो जो लिबरेट हुआ वाटर उसमें कितने होंगे, 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन यानी कि 44 ग्राम CO2 में 1 मोल कार्बन होता है, तो 3.08 ग्राम CO2 जो लिबरेट हुआ उसमें कितने मोल कार्बन के एंड हाइड्रोजन के मोल्स इन अमाउंट्स के लिए निकाले यूजिंग स्टैंडर्ड रिलेशंस। तो 0.07:0.08 ये मोल का रेशियो आ गया कार्बन टू हाइड्रोजन, मतलब उसका होल नंबर में कन्वर्जन करने के बाद 7:8 आ गया,
तो सी के मोल्स ले लिए 7, एच के ले लिए 8, होल नंबर मोल्स एज अ सब्सक्रिप्ट लिख के एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑब्टेन किया, ये आ गया ऑप्शन डी। समझ में आया सबको? गाइस हैव यू गॉट दिस? सबको समझा ये? होप सो सबको समझा होगा। आदित्य समझ में आया? आर्य, दिशा, गौरव समझ में आया कुछ? गौरव, करण समझ में Yes, आया? sir. कौस्तुभ समझ में आया? हर्ष, करण, यस तनय, सर। श्रेयस, स्वस्तिक, श्रेयस उपाध्याय समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करो चलो, इसका स्क्रीनशॉट करो चलो। ये पार्ट के बाद का पार्ट यहाँ पे लिखा है, स्क्रीनशॉट करो चलो। हो गया? Done, sir. सो आई गेस इतना इनफ है आज के लिए। 8:30 बजे 8:45 बजे लेक्चर होगा, तो कल मतलब दूसरा लेक्चर होगा आपको फिजिक्स वगैरह का। तो कल क्या करते हैं, अब थोड़े और डिफिकल्ट जो एमसीक्यूज है 5 डिफिकल्ट अपनी शीट में से, मतलब इसमें से वो सॉल्व करके लेंगे एक्स्ट्रा सेशन में। एक्स्ट्रा सेशन में मतलब कब? एक्स्ट्रा सेशन में मतलब कब? एक्स्ट्रा सेशन में चलेगा या कल डिसाइड करेंगे उसका। वो एमसीक्यूज अपने शीट में से लेने हैं कि नहीं लेने हैं। मैंने आपको क्या दिया है? सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखने के बाद बाकी के एमसीक्यूज समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, टेस्ट पेपर में से उनके सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो देखो। अगर समझ में आ रहे हो तो हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, एंड अगर समझ में नहीं आ रहे वो सॉल्यूशन भी, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिए, वो सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, वो एमसीक्यूज भी स्टार्ट कर लेंगे, या वो एमसीक्यूज भी कर लेंगे। ठीक है, मुझे आपके पीवाईक्यूज लेने थे, तो मैं आपके पीवाईक्यूज वगैरह कल स्टार्ट कर लूंगा। 2-3 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोल कंसेप्ट में, ये जो स्टोइचियोमेट्री पार्ट है उसके एमसीक्यूज ही करने वाले हैं। तो आपके टेस्ट में से कर लेते हैं, या फिर मेरे को जो पीवाईक्यूज लेने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कर लेते हैं, लेकिन एमसीक्यूज ही करेंगे 2-3 दिन। फिर जाके आई गेस इफ टाइम परमिट्स सैटरडे को नहीं तो डायरेक्टली मंडे को अपना नया पार्ट मोल कंसेप्ट के बेसिस पे जो नया पार्ट है, वो पार्ट एक्चुअल स्टेट बोर्ड के सिलेबस में सेकेंड लेसन में यूज है। ये पार्ट भी जो है ना, ये सेकेंड लेसन में दिया है। आपके मोल कंसेप्ट के 2 पार्ट कर चुके हैं वो लोग, आपके मोल कंसेप्ट के स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग 2 पार्ट कर चुके हैं। मैं आपको कल बोल दूंगा कि कौन सा पार्ट कहाँ है। हम लोगों ने एक ही साथ कंटिन्यूअसली पढ़ा है, लेकिन कौन सा पार्ट कहाँ है ये मैं आपको बता दूंगा। अपने एमसीक्यूज हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे को टाइम मिला तो सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्या है प्रॉब्लम्स है, सिंपल प्रॉब्लम्स बोर्ड टाइप के या सीटी टाइप के, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे फर्स्ट लेसन में से भी एंड सेकेंड लेसन में से भी। फिर ये मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद एक उन्होंने एक टॉपिक ऐड किया है वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स करके, यानी कि पर्टिकुलर डिजिट में एक्चुअल कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है जिनके कुछ वैल्यू है, जिनके कारण उस पर्टिकुलर डिजिट की या नंबर की वैल्यू है, ऐसे कितने डिजिट्स है, उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल 0.72 में ये डेसिमल पॉइंट से पहले आने वाला 0, ये डेसिमल पॉइंट से पहले आने वाला 0, इसका सिग्निफिकेंस है कि नहीं, ये एंड ये जो 7 और 2 ये 2 डिजिट है, इसका सिग्निफिकेंस है कि नहीं, ये हम लोगों को देखना है। मतलब 0.72 इसमें 7 और 2 ये 2 डिजिट आता है, दोनों का भी सिग्निफिकेंस है, तो एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां पे है ही, तो वो पार्ट भी हम लोगों को देखना है। लेकिन मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो जाने के बाद वो थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, वो देखेंगे बोर्ड्स पैटर्न के लिए। किसके लिए? बोर्ड पैटर्न के लिए। जनरली नीट एंड जेई में केमिस्ट्री के लिए ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह के क्वेश्चन इन जनरल नहीं आते। ठीक है, इन जनरल अभी मतलब पिछले 2-3 साल में देखे नहीं गए, तो हम लोग सिर्फ बोर्ड पैटर्न के हेतु से वो देखेंगे। ठीक है, चलो बाय गाइस, मिलते हैं कल, मिलते हैं। चलो बाय एवरीवन। होप सो ये समझ में आया होगा सबको, होप सो ये सबको समझ में आया होगा। चलो बाय एवरीवन। Thank you, sir. यस बाय। थैंक यू सर। यस ओके बाय एवरीवन।